बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिडवाइफरी ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टॉपिक हमारा आज है डिजीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और हम लोग आज पढ़ेंगे कार्डिक डिजीज़। ठीक है, ये हमारा जी आज का टॉपिक है कार्डिक डिजीज़। तो देखिए जी, मोस्ट कॉमन हार्ट लेजन सीन इन प्रेगनेंसी वाज मिट्रल स्टेनोसिस रिलेटेड टू द rheumatic fever or core in childhood, but congenital heart disease is more formative majority of cases। तो उन्होंने बोला है कि जो स्टेनोसिस होता है यानी कि वीनस स्टेनोसिस होता है ना, और जो rheumatic fever होता है वो ज़्यादा कॉज बनता है हार्ट डिजीज़ की। ठीक है, बजाय कि ये कि आपको कोई कंजेंटल यानी कि पैदाइशी कोई दिल का नुक्स है, बीमारी है या दिल का नुक्स है, वो बाद की बात है। लेकिन पहले जो है ना ये चीज़ें जो है ना रियोमेटिक फ़ीवर हो गया, ठीक है, और ये मिट्रल स्टेनोसिस हो गया, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट कॉज बनती हैं। तो मिट्रल वाल्व, ये जो मिट्रल स्टेनोसिस है इसका मतलब ये होता है कि मिट्रल वाल्व जो होता है ना हार्ट का, उसकी ओपनिंग का नैरो हो जाना। ठीक है, तो व्हेन पेशेंट प्रेगनेंसी इज़ डायग्नोज्ड एज केस ऑफ हार्ट डिजीज़, ऑब्स्टेट्रिशियन रेफर हर टू कार्डिक स्पेशलिस्ट फॉर कंसर्न एंड प्रेगनेंसी इज़ कैरिड आउट टिल टर्म अंडर बोथ सुपरविजन। उन्होंने बोला कि जब ऐसी औरत को प्रेगनेंसी हो जाती है जिसको हार्ट डिजीज़ है ना, तो उसको फिर ना मिडवाइफ ऑब्स्टेट्रिशियन जो होती है ना, वो दिल के डॉक्टर के पास भी रेफ़र करती है ताकि पूरी प्रेगनेंसी जो है टर्म तक जाए, और पूरी टर्म तक जो प्रेगनेंसी होती है ना वो इन दोनों की सुपरविजन में जाती है, यानी कि कोई मसला होगा तो दोनों देखेंगे। कार्डिक डिजीज़ में वर्जन इन प्रेगनेंसी ड्यू टू एन इंक्रीज इन बॉडी वेट विच पुट ऑन एक्स्ट्रा स्ट्रेन ऑन हार्ट। उन्होंने बोला कार्डिक डिजीज़ प्रेगनेंसी में और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब औरत का वेट गेन होता है ना तो वो उसके दिल पे वज़न डालता है। ठीक है, यानी कि दिल पे उसका एक्स्ट्रा हो जाता है, बोझ हो जाता है। एन इंक्रीज इन सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम एंड इंक्रीज ऑफ अबाउट 30% इन कार्डिक आउटपुट टू मेंटेन परसेंट सर्कुलेशन। उन्होंने बोला है कि कार्डिक जो आउटपुट होती है वो 30% जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है ताकि वो प्लेसेंटल सर्कुलेशन को मेंटेन कर सके। अपवर्ड प्रेशर ऑफ ग्रोइंग यूटर ऑन द डायफ्राम विच डिस्प्लेस एंड रोटेट द हार्ट कंप्रोमाइज इज द रिस्पिरेशन। उन्होंने बोला है कि जब यूटरस ग्रो करके हार्ट तक आ जाती है तो हार्ट रोटेट हो जाता है, डायफ्राम तक जब आ जाती है तो फिर रेस्पिरेशन में भी डिफ़िकल्टी होती है। ऑल दीज विल पुट एन एडिशनल स्ट्रेन ऑन द हार्ट। ये सारी चीज़ें जो है ना हार्ट पे एक्स्ट्रा वजन डालती हैं। मसल एंड कॉज हार्ट फेलियर, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। द ग्रेटेस्ट स्ट्रेन इज़ 28 to 32 वीक्स, यानी कि ज़्यादा जो बोझ होता है ना दिल पे होता है, प्रेशर होता है, वो 28 से 32 हफ्ते के दौरान होता है। एज द कार्डिक आउटपुट रीचेज इट्स मैक्सिमम, क्योंकि इस टाइम पे कार्डिक आउटपुट मैक्सिममली जो है ना बढ़ गया होता है। ग्रेड्स ऑफ डिजीज़ ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट कार्डिक पेशेंट आर प्लेस्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड, यानी कि पेशेंट्स को हम लोगों ने ग्रेड दे देना है। ठीक है, कि इस पेशेंट का ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3, ग्रेड 4 या ग्रेड 5, इस तरह। तो उन्होंने बोला है कि ग्रेड 1 पेशेंट हैव नो सिम्टम एंड नो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी नीडेड ओनली एक्स्ट्रा रेस्ट एट होम। इसमें पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते और कोई फिजिकल एक्टिविटी की लिमिट नहीं होती, बस उसको हमने ये कहना होता है कि वो घर में रेस्ट करे। पेशेंट ग्रेड 2 का पेशेंट इज़ कंफर्टेबल एट रेस्ट, ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटीज़ कॉज फटीग पैल्पिटेशन डिसेप्निया। उन्होंने बोला पेशेंट वैसे तो रेस्ट पे कंफर्टेबल होगा, लेकिन जब हल्की फुल्की एक्टिविटी करेगा तो उसको थकावट, सांस का चढ़ना, सांस डिफ़िकल्टी आना ये उसको कंप्लेंट्स होंगी। ग्रेड 3 में देखें तो पेशेंट इज़ कंफर्टेबल एट रेस्ट एंड एनी एक्टिविटी कॉज पैल्पिटेशन डिसेप्निया एंड अगेन पेन, एंजाइना पेन, सॉरी। ठीक है, उन्होंने बोला कि ग्रेड 3 का पेशेंट रेस्ट पे तो कंफर्टेबल होगा, लेकिन जैसे वो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करेगा उसको पैल्पिटेशंस हो जाएंगी, हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, ब्रीथिंग उसकी डिफ़िकल्ट हो जाएगी और एंजाइना पेन होगी, यानी उसको हार्ट पेन होगी। ग्रेड 4 इवन व्हेन द रेस्टिंग द पेशेंट इज डिसेप्निया द कंडीशन ऑफ पेशेंट मस्ट बी असेस्ड एट रेगुलर इंटरवल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। अब ग्रेड 4 में पेशेंट अगर रेस्ट पे भी है ना तो फिर भी उसको ना डिसेप्निया हो रहा है, यानी कि उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है, तो इस तरह के पेशेंट को हम लोग रेगुलर इंटरवल के थ्रू ना हमें चेक करते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी। ग्रेड 3 पेशेंट शुड ऑलवेज बी इन हॉस्पिटल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ग्रेड 3 के पेशेंट को हम लोगों ने हॉस्पिटल ही रखना है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। ग्रेड 4 पेशेंट शुड नॉट ऑलवेज बी इन हॉस्पिटल बट ऑन स्ट्रिक्ट बेड इन हॉस्पिटल। उन्होंने बोला ग्रेड 4 के पेशेंट को ना तो सिर्फ हमने बेड उधर रखना है, हॉस्पिटल में रखना है, बल्कि उसको सिर्फ बेड तक ही महदूद रखना है, उसको कोई भी चलने फिरने का कोई एक्टिविटी का नहीं कहना। डायग्नोसिस
इट इज़ डन बाय हिस्ट्री साइन ऑफ कार्डिक डिजीज़। अब कार्डिक डिजीज़ के क्या साइन होंगे जी? ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस ज़्यादा चढ़ेगा, फटीग होगी, एंकल स्वोलन हो जाएंगे, पैल्पिटेशंस होगी, या ठीक है, ये सारी उसकी साइंस है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? बैक्टीरियल एंडोकार्डियाटिस यानी कि एंडो का जो उसका है कार्डियक का जो है इन्फ्लेमेशन हो सकती है। थ्रोम्बो एम्बोलिक हो सकता है, कोई भी थ्रोम्बोसिस यानी कि कोई भी थ्रोम्बिन बन सकता है। हार्ट फेलियर हो सकता है। फिब्रिलेशन यानी पैल्पिटेशन हो सकती है, सांस उखड़ा उखड़ा हो सकता है। साइनोसिस, ब्लू कलरेशन ऑफ स्किन हो सकता है। फीटल कंजेंटल हार्ट डिजीज़, बच्चे को भी हार्ट डिजीज़ हो सकती है। और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है। और एस्फिक्सिया यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? एंटीनेटल विजिट शुड बी मोर फ्रिक्वेंट दैन यूजुअल। एंटीनेटल विजिट हम लोगों ने ज़्यादा करने हैं। एडवाइस फॉर एक्स्ट्रा डेली रेस्ट एज शी में डेवलप ब्रेथलेसनेस एंड टैकीकार्डिया। उसको कहना है कि डेली बेस पे ज़्यादा रेस्ट करे ताकि उसको ब्रेथलेस ना हो और टैकीकार्डिया यानी कि हार्ट बीट उसकी तेज़ ना हो। अवॉइड एक्सेसिव वेट गेन टू अवॉइड स्ट्रेन ऑन हार्ट। उसको हमने एक्सेसिव वेट गेन से रोकना है ताकि हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। वेट पेशेंट रेगुलरली, पेशेंट का वेट हमने हमेशा करना है। ट्राई टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम चेंज। एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम चेंज को हमने प्रिवेंट करना है। रिस्ट्रिक्ट सॉल्ट इनटेक, उसको कहना है कि नमक नहीं यूज़ करे। गिव हाई प्रोटीन डाइट, उसको हाई प्रोटीन डाइट देनी है। रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट कम कर देने हैं। अटेंड टीथ एंड गम रेगुलरली एज इन्फेक्शन में कॉज बैक्टीरियल एंडोकार्डियाइटिस। और उसको उन्होंने बोला है कि हमने ना टीथ और गम डेली चेक करना है ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरियल एंडोकार्डियाइटिस हो सकता है। ऑल फेब्राइल इलनेस आर डेंजरस, सल्फेनामाइड में बी गिवन एज प्रोफाइलैक्टिक। अच्छा ठीक है, उन्होंने बोला जितनी भी इलनेस होगी वो डेंजरस हो सकती है, इसलिए सल्फेनामाइड उसको दे देना है, हम लोगों ने एहतियाती तौर पे दे देना है। अनीमिया इज़ कॉमन एंड मे डायोराइट द कंडीशन, सो इमीडिएटली ट्रीट इट बाय IM आयरन इफ नेसेसरी। उन्होंने बोला अनीमिया अगर हो गया तो ये कंडीशन को और ज़्यादा वर्जन कर सकता है, तो इसलिए हम लोगों ने IM आयरन लगा देना है उसको, ठीक है, इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरी है तो। इफ़ साइन ऑफ अक्यूट पल्मोनरी एडिमा अपीयर, अगर तो पल्मोनरी एडिमा उसको हो गया, जैसे कि डिस्पनिया हो गया, ब्रोंकोस्पैज्म हो गया, खिंचाव आ गया, पैल्पिटेशन हो गया, स्फीयर कफ होगी, लेग्स पे एडिमा हो गया, तो उसको हम लोगों ने फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है जी? रिलीव एंग्जाइटी रिलीव करने के लिए हमने सिडेटिव देने हैं। ऑक्सीजन अगर चाहिए तो उसके लिए ऑक्सीजन देनी है। रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम किस तरह करना है? फ्लूइड और इंटेक और साल्ट इंटेक को रोक के। रिलीव ब्रोंकोस्पैज्म बाय अमाइनोफाइलिन देना है हम लोगों ने उसको। कंट्रोल टैकीकार्डिया बाय डाइजॉक्सिन बट वॉच पल्स रेट, उसको डाइजॉक्सिन दे के हम लोगों ने टैकीकार्डिया को कंट्रोल करना है, लेकिन पल्स रेट हम लोगों ने ना मॉनिटर उसका करते रहना है। आगे जी नर्सिंग केयर ड्यूरिंग लेबर के दौरान हमें क्या करनी है? फर्स्ट स्टेज में देखें जी, एंग्जाइटी विल कॉज टैकीकार्डिया एंड ब्रेथलेसनेस, गिव लिबरल सिडेशन। उसको हल्की फुल्की सिडेशन देनी है ताकि उसको टैकीकार्डिया ना हो और ब्रेथलेस ना हो परेशानी की वजह से। ऑब्जर्व पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि पल्स रेट और रेस्पिरेशन हम लोगों ने नोट करनी है। मॉनिटर हार्ट रेट थ्रू आउट द लेबर, पूरे लेबर के दौरान हम लोगों ने हार्ट रेट उसका मॉनिटर करते रहना है। मॉनिटर एंड रिकॉर्ड कलर, फ्लूइड बैलेंस, BP, फीटल कंडीशन एंड रिपोर्ट एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल टू डॉक्टर। उन्होंने बोला है कि सारी कंडीशन उसकी मॉनिटर करते रहना, अगर ज़रा सी भी कोई ख़राबी है तो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। इनकरेज पेशेंट टू अडॉप्ट पोजीशन इन विच ही कंफर्टेबल, पेशेंट को कहना जिस कंडीशन में वो कंफर्टेबल है वो पेशेंट उस वो ना पोजीशन में लेट सकती है। अनड्यू एक्सर्शन एंड प्रोलॉन्ग पुशिंग इज डेंजरस, सो मिडवाइफ शुड टीच पेशेंट टू ओपन हर माउथ, टेक डीप ब्रीदिंग एंड नेचुरल अर्ज टू बेयर डाउन विल पुश हेड डाउन। उन्होंने बोला कि अगर वो ज़्यादा जोर लगाएगी तो उसकी वजह से उसके दिल पे वजन पड़ेगा, बोझ पड़ेगा, तो हमें मिडवाइफ से कहना है कि उसको कहे, मिडवाइफ ने उससे कहना है कि आप ना मुँह खोल के सांस लें और नेचुरली बेबी को डिलीवर होने दें, यानी कि नेचुरली जो आपको पेन आ रही है वो उसको उतना ही जोर लगने दे। शी शुड बी टॉट टू कोप विद स्ट्रेस, उसको कहना है कि अपने स्ट्रेस पे काबू पाए। पेशेंट शुड बी नर्सिंग इन पोजीशन, पेशेंट को हम लोगों ने अच्छी पोजीशन में नर्स करना है। इफ़ सिम्टम ऑफ फेलियर अगर गिव कंटिन्यू ऑक्सीजन टू, अगर कोई भी सिम्टम फेल हो गया तो हम लोगों ने ऑक्सीजन देनी है। इफ़ पेशेंट गिव डाइजॉक्सन बट रिकॉर्ड पल्स एवरी केयरफुली, उसको हम लोगों ने पैल्पिटेशन के लिए डाइजॉक्सन देनी है, लेकिन रिकॉर्ड हम लोगों ने इसकी पल्स रेट करते रहना है। ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, इंडक्शन ऑफ लेबर शुड बी कैरिड आउट वेरी केयरफुली एंड डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ केस, नो ट्रायल ऑफ लेबर। उन्होंने बोला है कि इन्फेक्शन हो सकता है तो हम लोगों ने लेबर इंडक्शन केयरफुली करना है, हम लोगों ने ट्रायल ऑफ लेबर नहीं लेनी, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या करना है जी? बेरिंग डाउन शुड बी अवॉइडेड, यानी कि बेरिंग उसको कहना है कि वजन ना जोर ना लगाए। यूट्राइन जो कंट्रैक्शन है वो सफिशिएंट है बेबी के हेड को नीचे लेके आने के लिए।
एपिसोड में शुड बी यूज टू प्रिवेंट एनी डिले विद पेरिनियम इज डिस्टेंडेड। उन्होंने बोला एपिसोड भी कर देनी है ताकि उसको पेरिनियम पे टीयर वगैरह ना आए। फोर्स अप पे वैक्यूम डिलीवरी कर लेनी अगर फुल डायलेशन हो गई है और बेबी डिलीवर नहीं हो रहा 20 मिनट्स के अंदर। सी सेक्शन कर देना है। अगर तो डिलीवरी पॉसिबल नहीं है और हार्ट पे स्ट्रेन ज़्यादा पड़ रहा है तो हम लोगों ने क्या करना है, एनेस्थीसिया सक्सीड दैट ऑफ एज ट्रेन ऑफ ऑपरेशन एनेस्थीसिया सक्सीड दैट ऑफ वजाइनल डिलीवरी। इट शुड बी इन मार्क डिले और ऑब्सेशन प्रॉब्लम। अच्छा, उन्होंने बोला कि अगर तो डिलीवरी पॉसिबल है तो हमने नॉर्मल डिलीवरी करनी है, हमने सिजेरियन का रिस्क नहीं लेना क्योंकि एनेस्थीसिया जो होगा उसकी वजह से भी स्ट्रेन पड़ेगा, उसकी वजह से भी होगा। तो इसलिए पॉसिबल हो तो वजाइनल डिलीवरी करनी है। अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है फिर हमने सेक्शन कर देना है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एरागोमेट्रीन आर एडवाइजेबल एज रूटीन। एरागोमेट्रीन हम लोगों ने नहीं देना। स्यूचरिंग ऑफ एपी इज कैरिड आउट अंडर लोकल लगा के एपी को स्विच करना है एज सून एज डिलीवरी इज कंप्लीट। पेशेंट शुड बी प्रॉप्ड अप। पेशेंट को हमने देखना है जैसे डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। ड्यूरिंग द फर्स्ट 48 आवर्स पेशेंट शुड बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। वाइटल साइन रिकॉर्डेड 4 आवर। डिलीवरी के बाद हर 4 घंटे बाद हमने वाइटल साइन बेबी उसके रिकॉर्ड करने हैं मदर के और उसको 48 आवर्स के लिए ना अपने पास रखना है। एग्जामिन बेबी फॉर साइन ऑफ हेरिडिटी हार्ट डिजीज। बेबी को एग्जामिन करना है ताकि उसको कोई देखना है कि मसला तो नहीं दिल का। आफ्टर कंसल्टिंग कार्डियोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन है एडवाइस है फॉर सूटेबल फैमिली प्लानिंग। मतलब कार्डियक से और उससे कार्डियोलॉजिस्ट से और ऑब्स्टेट्रिशियन से मशवरा करके हम लोगों ने इसको सूटेबल फैमिली प्लानिंग के मेथड का कहना है। द पेशेंट शुड बी रेस्ट इन हॉस्पिटल अंटिल ऑल साइन ऑफ फेलियर हैज़ डिसअपीयर। उन्होंने बोला है पेशेंट को तब तक रखना है जब तक उसके हार्ट फेलियर के जो साइन सिम्टम है ना वो डिसअपीयर नहीं हो जाते। द पेशेंट में हैव वेल लिटिल रिजर्व एंड द एफर्ट इन्वॉल्व इन ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी अवॉइडेड। यानी कि एफर्ट नहीं करनी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। हम लोगों ने एम्पिसिलिन उसको देना है 250 mg देना है 2 दफ़ा देना है लेबर के दौरान। पेशेंट हु इज़ ग्रेड 2 शुड बी अवॉइड अनदर प्रेगनेंसी फॉर कपल ऑफ ईयर। जिसको ग्रेड 2 है उसको हम लोगों ने कहना है कि वो कुछ सालों के लिए ना प्रेगनेंसी अवॉइड करे। पेशेंट हु इज़ ग्रेड 3 और ग्रेड 4 शुड नॉट हैव अनदर प्रेगनेंसी एंड शुड बी ऑफर्ड स्टरलाइजेशन। और जो जिसको 3 या चौथे ग्रेड की हार्ट डिजीज़ है उसको हम लोगों ने कहना है कि वो प्रेगनेंसी ना ले और अपना कोई ट्यूबेक्टमी वगैरह या अपने कोई परमानेंट मेथड जो है ना वो करवा ले। ठीक हो गया जी।